अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है ऑपरेशन मैनेजमेंट। अगर हम बात करें ऑपरेशन मैनेजमेंट की, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज एन एरा ऑफ बिजनेस दैट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज and involve the responsibility of ensuring that business operations are efficient and effective. It is the management of resources, the distribution of goods and services to customer, and the analysis of क्यू सिस्टम। बुनियादी तौर पे ऑपरेशन मैनेजमेंट को एग्जीक्यूट करने का जो मकसद होता है वो होता है प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। और किसी भी प्रोड्यूसर या ऑपरेशन मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है कि वो इंश्योर करे कि हमारा जो ऑपरेशन मैनेज प्रोसेस है वो किस लेवल तक इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट है। इफ़ेक्टिवनेस मींस कि हमारे ऑपरेशन मैनेजमेंट की जो इनपुट ऑफ रिसोर्सेज है वो किस लेवल पर है और हमारा जो टाइम कंजम्पशन है वो कितना है। और इफ़ेक्टिवनेस मींस जो हमारा आउटपुट है, जो हमारे सर्विसेज या जो हमारी गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी क्वालिटी क्या है, हम किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम किस तरीके से अपने कस्टमर को एनालाइज कर रहे हैं और हम किस तरीके से अपने ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। APICS, the Association of Operation Management, also define operation management as the field of study that focus on the effectively planning, scheduling, use, and control of manufacturing or service organization throughout the study of concept from design, engineering, industrial engineering, management information system, quality management, production management, inventory management, accounting, and other functions as they affect the organization. APICS के तहत जो ऑपरेशन मैनेजमेंट को डिफाइन किया गया है वो इस तरह डिफाइन किया गया है कि एक फील्ड ऑफ स्टडी है ऑपरेशन मैनेजमेंट कि किस लेवल पर हम इफेक्टिवली प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं अपने ऑपरेशन को, की शेड्यूलिंग कर रहे हैं हम अपने ऑपरेशन की, किस तरीके से हम उसको यूज़ कर रहे हैं और किस तरीके से हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग सर्विस और सर्विसेज को। इस स्टडी और कॉन्सेप्ट के तहत हम जो डिज़ाइन करते हैं वो इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, MIS है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट QM, प्रोडक्शन मैनेजमेंट PM, इन्वेंट्री मैनेजमेंट IM, and accounting and other functions that affect the organization। चाहे वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, क्वालिटी मैनेजमेंट हो, प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो, इन्वेंट्री कंट्रोल या इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो या अकाउंटिंग हो, ये वो तमाम फैक्टर हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इन्फ्लुएंस रखते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं और जिनकी बुनियाद पे हमारी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस मुतासिर होती है। तो जिस तरीके से हम इन डायरेक्शन में फोकस करेंगे वैसे ही हमें डिजायर्ड रिजल्ट हासिल होंगे। मैनेजमेंट एक्टिविटीज encompasses इन द ऑपरेशन मैनेजमेंट पीपल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्कफोर्स। बुनियादी तौर पे किसी भी ऑपरेशन के अंदर दो तरह की वर्कफोर्स इन्वॉल्व होती है, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वर्कफोर्स हम उसे कहते हैं जो तमाम ह्यूमन रिसोर्सेज जो फिजिकली इंगेज होती हैं डायरेक्ट किसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के दरमियान, किसी भी ऑपरेशन प्रोसेस में। और इनडायरेक्ट वर्कफोर्स होती है जो ह्यूमन रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन की वो तमाम एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती हैं जिनका डायरेक्ट लिंक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या ऑपरेशन प्रोसेस से नहीं होता, लेकिन हमारा ऑपरेशन सिस्टम उनसे मुतासिर हो सकता है। पार्ट्स, द कंपोनेंट, सब असेंबलीज और इवन प्रोडक्ट। पार्ट्स क्या हैं, असेंबली लाइंस क्या हैं और हमारी जो है प्रोडक्ट्स के एलिमेंट्स।
process methodologies, technology, tooling, fixture, establishing, maintaining and improving productivity. हमारे प्रोसेसेस ऑफ ऑपरेशन क्या हैं, हम क्या मेथडोलॉजी यूज कर रहे हैं, हम किस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स कैसे हैं, हमारे फिक्सचर किस लेवल पे हमें फैसिलिटेट करेंगे, और हम किस तरीके से इस्टेब्लिश और मेंटेन करेंगे कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल को मैक्सिमम लेवल पर इन्हेंस कर सकें. Planning and control information management system which initiates direct monitor and collect feedback to the enable the efficient use of resources. प्लानिंग एंड कंट्रोल से मुराद है कि इंफॉर्मेशन हासिल की जाए वो तमाम जो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग या ऑपरेशन की डायरेक्शन में, या हम मॉनिटर करें, कलेक्ट करें फीडबैक कि जो हमारी अब नॉलेज या इंफॉर्मेशन में इजाफा करें कि हम किस हद तक अपनी अवेलेबल ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं. स्कोप ऑफ ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन research play an increasingly important role in both the public and private sector. Operation research address a wide variety of issues in transportation, inventory, planning, production, planning, production planning, crew planning, communication network, design and operations, computer operation, financial assets, risk management, revenue management, market clearing and many other topics that aims to improve the business productivity. ऑपरेशन रिसर्च के ज़रिए जो हम आज के दौर में कम्पिटिटिव और चैलेंजेस का सामना है हर ऑर्गेनाइजेशन को, वो ऑपरेशन रिसर्च के ज़रिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह बेहतर तरीके से अपने ऑपरेशन के लिए प्लानिंग कर सकें, ओवरऑल जिसको एग्रीगेट प्लान कहते हैं. फिर उसके बाद हम किस तरीके से अपनी प्रोडक्शन प्लानिंग करें कि हम अपने डिज़ायर रिजल्ट को अचीव कर सकें, किस तरीके से हम क्रू प्लानिंग करें ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कामयाब हो, कम्युनिकेशन नेटवर्क किस तरह का होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन में एरर और मिसकम्युनिकेशन से बचा जा सके, किस तरीके से हम ऑपरेशन कंप्यूटर ऑपरेशन हम अपने ऑपरेशन और कंप्यूटर ऑपरेशन को फॉलो कर सकते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स को किस तरीके से कंट्रोल और मैनेज करें, रिस्क मैनेजमेंट को किस तरीके से कैलकुलेट करें, रेवेन्यू मैनेजमेंट को किस तरीके से फॉलो करें ताकि हम मैक्सिमम लेवल पर अपने बिजनेस प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में कामयाब हो जाए. ऑपरेशन स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन इज वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. मार्केटिंग डिस्कवर द destination for the product or service that is produced. The operation function should be guided by the strategies which are consistent with the organization strategy. Competitiveness is at the core of all strategies. हम ऑपरेशन स्ट्रेटेजी की अगर बात करें तो इसके अंदर जो मेजर फंक्शंस होते हैं जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं, इसके अंदर हमें डेफिनेटली तौर पे अपनी डेस्टिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस जो कि हमारी किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए फॉलो हो रही है. द ऑपरेशन शुड बी गाइडेड द स्ट्रेटजीज. हमारा ऑपरेशन एलुस्ट्रेट करे, रहनुमाई करे, गाइडलाइन एक्सप्लेनेशन फराम करे कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑपरेशन के लिए किस तरह की स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट करना चाहती है. हमारी कम्पिटिटिवनेस लेवल हमारी स्ट्रेटेजी बयान करती है कि क्या होना चाहिए ताकि हम इस कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में मैक्सिमम लेवल पर सर्वाइवल एंड ग्रोथ हासिल कर सकें. डिफरेंट फंक्शनल एरियाज विद देयर ओन कैपेबिलिटीज एंड constraints have to be integrated for the overall corporate strategy.
हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट फंक्शन होते हैं जिनकी अपनी स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज होती हैं और कॉन्स्टेंट होते हैं, उनको जब हम इंटीग्रेट करते हैं जिससे हमारी ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट हो जाती है. Operation strategy is formulated to leverage the advantage, absorb the consequences of the variable nature of various function and provide dependable implementation program. ऑपरेशन स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करने का जो बुनियादी मकसद होता है वो उन एडवांटेजेस को अचीव करना होता है जिन एडवांटेजेस की बुनियाद पे ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉम्पिटिटिवनेस में इजाफा करती है, और हम उन तमाम वेरिएबल्स और फंक्शंस को अडॉप्ट करते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को अचीव करने में कामयाब हो जाएं. फॉर्मुलेशन स्ट्रेटजी की अगर बात करें तो फॉर्मुलेशन स्ट्रेटजी डिपेंड ऑन असेसमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, understanding of the weaknesses and the nature of external environment and reliances of the internal environment. The policies derived from the operation strategy should be amenable, amenable to go along with other functions. जब भी हम अपने ऑपरेशन या प्रोडक्शन के लिए स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने जाते हैं तो हमारी स्ट्रेटजी डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल स्ट्रेंथ पर कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल वीकनेसेस पे कि ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल वीकनेसेस क्या है. जब तक हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे उस वक्त तक हम कभी भी सही ऑपरेशन स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट नहीं कर सकेंगे. फिर हमें फोकस करना होता है उस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस से रिलेटेड इन्वायरमेंट्स को, जो कि दो तरह की होती हैं. एक इन्वायरमेंट कहलाती है इंटरनल इन्वायरमेंट और एक इन्वायरमेंट कहलाती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. इंटरनल इन्वायरमेंट हम उस इन्वायरमेंट को कहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रीमिसेस की जो बाउंड्री के अंदर डेवलप की जाती है, जिसको हम दूसरा नाम कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट कहते हैं. कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इस इन्वायरमेंट को डेवलप करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन प्लान करती है, फिर इस पर इम्प्लीमेंट करवाती है और फिर इसको कंट्रोल करती है. और दूसरी इन्वायरमेंट हमारी आती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट जिसको हम कहते हैं अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हमें अंडरस्टैंड करना होता है ताकि हम मैक्सिमम लेवल पर इस इन्वायरमेंट से मैच कर सकें और ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग हम अपने डिजायर रिजल्ट को अचीव कर सकें. Organization strategy should be such that the strategy of the different functions are designed to lend support or one another. ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसको इस तरीके से डिज़ाइन या डेवलप करना चाहिए कि उस ऑपरेशन या प्रोडक्शन में एग्जीक्यूट होने वाले डिफरेंट फंक्शन जिनको हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो तमाम फंक्शन एक दूसरे को मैक्सिमम लेवल पर सपोर्ट कर सकें ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्टेप बाय स्टेप अपनी टारगेट के अचीव करने के नियरेस्ट पहुंच जाए. ऑपरेशन स्ट्रेटजी टेक अंडर इट्स अम्ब्रेला द फॉलोइंग. ऑपरेशन स्ट्रेटजी की जो कवरिंग एरिया होता है उसमें सबसे पहले हमारा जो टारगेट होता है वो होता है क्वालिटी, सेकंड होता है टाइम और थर्ड होता है फ्लेक्सिबिलिटी, कि हम किस हद तक अपनी आउटपुट की क्वालिटी को मेंटेन कर सकेंगे, हम प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी पर किस तरह पहुंचेंगे, हम किस तरह मिनिमम टाइम में अपने डिजायर रिजल्ट को अचीव कर सकेंगे, और फ्लेक्सिबिलिटी मींस अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम किस तरीके से अपनी ऑपरेशन या प्रोडक्शन के अंदर चेंजेस ला सकते हैं. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस हमारे ऑपरेशन मैनेजमेंट का हिस्सा होता है जिसके अंदर हम डेवलपमेंट करते हैं. द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है,
द हायरार्किकल लेवल, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरार्की लेवल क्या है, यानी सीक्वेंस टॉप मैनेजमेंट से लेके फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट तक हमारी हायरार्की कैसी होगी। डिसीजन अराइवल मैकेनिज्म, हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या हुआ और डिसीजन मेकिंग का जो अराइवल मैकेनिज्म है वो क्या होंगे। कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो किस तरह इफेक्टिव एग्जीक्यूट किया जाएगा। अथोराइजेशन प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ इशूज़ को, मुख्तलिफ डिसीजन को या मुख्तलिफ ओपिनियन को किस तरीके से अथोराइज किया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर, ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले डिसीजन पे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। फीडबैक एंड मॉनिटरिंग डिवाइसेस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फीडबैक रिसीव करने का प्रोसेस क्या हुआ और हम किस तरीके से मॉनिटर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की तमाम फंक्शंस और उनमें होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को। टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजी, हम किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लिए आइडियल स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करेंगे और किस तरीके से थ्रू आउट कंट्रोलिंग प्रोसेस उन स्ट्रेटेजीज पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे। पर्पस ऑफ स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें, टू लिवरेज द कंपनीज एडवांटेजेस, हमारा स्ट्रेटेजी डेवलप करने का जो बुनियादी मकसद होता है अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एडवांटेजेस हासिल करना जो ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू प्रिपेयर फॉर द इवेंचुअलिटीज ऑफ अनसर्टेन एक्सटर्नल हैप्पीनेस, हमें स्ट्रेटजी बनाने का जो बुनियादी मकसद एक और होता है वो होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाली अनसर्टिनिटीज़ हैं उनकी वो किस तरीके से हम एडजस्ट और मैनेज कर सकेंगे। टू मैक्सिमाइज द चांसेस ऑफ सक्सेस इन द एडवर्स, हम किस तरीके से मैक्सिमाइज करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के चांसेस को उन आने वाली अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन और इन्वायरमेंट में रहते हुए। टू इंश्योर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट प्रोसेस, हम अपने प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन को कैसे इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाएंगे। टू अवॉइड लॉस, हम किस तरीके से लॉसेस से बचने की कोशिश करेंगे। तो ये बुनियादी तौर पे वो पर्पस है जिनको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करती है आइडियल स्ट्रेटजीज। द एक्चुअल एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन कस्टम्स आर कॉल्ड ऑपरेशन, वो तमाम एक्टिविटीज जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस का हिस्सा होती हैं जिनको हम ऑपरेशन कहते हैं। The operation strategy would consider the following: additional machinery or subcontracting। हमारे ऑपरेशन स्ट्रेटेजी में जो कंसीडर करने होते हैं पॉइंट्स, उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि वो कौन सी इक्विपमेंट और एडिशनल मशीनरी है जो हमें एक्वायर करनी है अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए और हम कैसे अपनी नीड्स को सब कॉन्ट्रैक्टिंग के जरिए फुलफिल कर सकते हैं। मेथड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, वो कौन से मेथड, वो कौन सी टेक्निक्स होंगी जिनके ज़रिए हम अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमम लेवल पर इन्हेंस कर सकेंगे। रिवैम्पिंग असेंबली लाइंस, हम किस तरीके से अपनी असेंबली लाइंस को टाइम टू टाइम इम्प्रूव करेंगे। मेजर टू इम्प्रूव मोटिवेशंस, हम कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंगेज ह्यूमन रिसोर्सेज को मोटिवेट करेंगे ताकि उनकी एफिशिएंसी को मैक्सिमम लेवल पर इन्हेंस किया जा सके। प्रमोटिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय और हायर न्यू वंस, हम कैसे अपने अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रमोट करेंगे अकॉर्डिंग टू नीड्स, अकॉर्डिंग टू अपॉर्चुनिटी, या इन केस हम न्यू हायरिंग के ज़रिए उन नीड्स को फुलफिल करेंगे। आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग न्यू सप्लाईज, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और डेवलप करेंगे न्यू सप्लायर्स को, जो सप्लायर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अहम रोल प्ले करते हैं।
लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू रिड्यूस कॉस्ट। और हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फोकस करना होता है वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी हम वो कौन से फ्यूचर में आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनकी बुनियाद पे हम अपनी कॉस्ट को मैक्सिमम लेवल पर मिनिमाइज कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक अहम डायरेक्शन होती है वो होती है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की। डिसीजन मेकिंग इज द critical management function. Decision commit the organization and its member to perform activities which have financial repercussions and affect the functioning of other who are connected with those। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो क्रिटिकल मैनेजमेंट फंक्शन है वो होता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की जो ख़ास बात होती है वो ये कि इसका जो इफ़ेक्ट या इसका जो इम्प्लीमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पर होता है। इस दौरान में जो हमारे स्ट्रेटेजिक डिसीजन की डायरेक्शंस होती हैं उसमें एक होता है फाइनेंशियल रिप्रिकॉशंस, कि हम फाइनेंशियली अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करेंगे, और वो तमाम फंक्शन जो इफेक्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस में उनको किस तरीके से एडजस्ट और मैनेज करेंगे। फैक्टर विच फॉर्म द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, वो तमाम फैक्टर जो हमारी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के अंदर अहम रोल प्ले करते हैं। उसमें इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, हमें लाजमी तौर पे बिजनेस इन्वायरमेंट, इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट को स्कैनिंग करना होता है ताकि हम मैक्सिमम लेवल पर अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकें। कोर कॉम्पिटेंसीज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में जो अहम रोल होता है वो होता है उसकी कोर कॉम्पिटेंसीज, कि वो बुनियादी कॉम्पिटेंसीज कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की है या ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में अचीव करेगी, जिसकी बुनियाद पर हम अपनी कॉम्पिटिटिवनेस में इजाफा कर सकेंगे। Environmental scanning, becoming aware about the threats, opportunities, and their impact on the firm by a process of analysis। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के दरमियान हम जो स्कैनिंग करते हैं, हम जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं वो दो डायरेक्शन में होती है। एक होती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्रेट्स क्या क्या हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। ये दोनों एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो शॉर्ट एनालिसिस के ज़रिए जाने जाते हैं, और हमें देखना ही होता है कि हमारे लिए थ्रेट्स ज़्यादा हैं या अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं, और हम किस तरीके से थ्रेट्स को मिनिमाइज करेंगे और किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ को मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे। और ये दोनों फैक्टर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोसेस होता है उस पर इम्पैक्ट रखते हैं। कोर कॉम्पिटेंसी, द यूनिक strength on the basis of which the entrepreneur started the organization। Some additional strength or competencies have been acquired to amend the existing business built। कोर कॉम्पिटेंसीज की अगर हम बात करें तो कोर कॉम्पिटेंसीज वो यूनिकनेस, वो मुनफरिद करेक्टरिस्टिक या काबिलियत होती है जिसकी बुनियाद पर कोई भी एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को डेवलप करता है, स्टार्ट करता है, और यही उसकी सक्सेस में अहम रोल प्ले करती है। तो हमें देखना होता है कि वो कौन सी कोर कॉम्पिटेंसीज हैं जो हमारे लिए नेसेसरी हैं जिनको अचीव करना, या हमारी स्ट्रेंथ को देखते हुए हम क्या कोर कॉम्पिटेंसीज डेवलप कर सकते हैं। The development and improvement both in knowledge and skills make the core strength better। हम डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट के ज़रिए जो है दोनों को कंप्लीट अचीव कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं, ताकि हम कोर स्ट्रेंथ्स को बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकें। कोर प्रोसेस की अगर बात करें, कोर प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिटरमाइंड बाय द कोर कॉम्पिटेंसीज,
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कोर प्रोसेस होता है, यानी जो बुनियादी प्रोसेस सीक्वेंस होता है, वो डिटरमाइन किया जाता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है। यहाँ पर हमारे पास 4 मेन कोर प्रोसेस एरियाज हैं, जिसके अंदर पहला है कस्टमर रिलेशनशिप, कि हम किस तरीके से कस्टमर रिलेशनशिप डेवलप करके अपनी यूनिकनेस और अपनी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। न्यू प्रोडक्ट सर्विस डेवलपमेंट, हम इन्वेंशन या इनोवेशन के जरिए नई प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, और ये हमारी कोर कॉम्पिटेंसीज हो सकती हैं। सप्लायर रिलेशनशिप, हम अपने सप्लायर से बेहतर रिलेशनशिप, बेहतर अलाइंसेस, बेहतर कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट डेवलप करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग या ऑपरेशन को मैक्सिमम लेवल पर एफिशिएंट और इफेक्टिव बना सकते हैं। ऑर्डर फुलफिलमेंट, या एक डायरेक्शन ये है कोर कॉम्पिटेंसीज की, कि हम अपने कस्टमर ऑर्डर की फुलफिल करने की जो प्रोसेस है उसको इतना आइडियल, इतना इम्प्रूव कर सकें जिससे हम मैक्सिमम लेवल पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकें। तो ये बुनियादी तौर पे जो है 4 डायरेक्शन है, जिनमें हम किसी एक या दो या सब में अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को डेवलप कर सकते हैं। Differentiation is a process by which a company distinguishes itself from its competitor and their offerings. ये वो स्ट्रेटेजी होती है जिसके जरिए ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंस क्रिएट करती है अपने कंपटीटर से। जो सर्विस या जो प्रोडक्ट हमारे कंपटीटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को किस तरीके से उनसे डिफरेंट ले जा सकते हैं। ये डिफरेंशिएशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, ये डिफरेंस क्रिएट हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेटर सर्विस, ये डिफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोअर प्राइस। The difference should be perceived by the customer as important, distinctive, superior, or affordable. Nonetheless, they have to make the company's offering, i.e. product or service, profitable. हम डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी के जरिए जो भी डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर हमें लाजमी तौर पर फोकस करना चाहिए कि हमारी कंपनी की जो कस्टमर है, जो हमारी प्रोडक्ट और सर्विस के कंज्यूमर है, उनको वो कौन सा डिफरेंस है जो उनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा, ताकि हम उसी डायरेक्शन में डिफरेंस क्रिएट करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग या अपने आउटपुट को उनके सेटिस्फेक्शन के लेवल पर मीट कर सकें। टूल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशंस, वो कौन से टूल्स हैं जो हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन में इस्तेमाल करते हैं। सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स आर नोन एज टूल विच कैन बी स्टैंडर्डाइज फॉर इजी ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। Implementation of operation. Implementation is the process of executing the planned operation. Estimating, routing, loading are the planning process, and dispatching and progressing are processes which are conducted while the manufacturing is going on. We call the former planning and the latter controlling function. Put together, they are considered implementation. हम वो तमाम टेक्निक्स, वो तमाम स्ट्रेटजीज को स्पेशलाइज और स्टैंडर्डाइज करते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोल को एग्जीक्यूट कर सकें। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन में हमें देखना होता है कि हमारा जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है या जो हमारा प्लान ऑपरेशन है उसकी डायरेक्शन है एस्टिमेटिंग, रूटिंग, लोडिंग, प्लानिंग प्रोसेस, डिस्पैचिंग एंड प्रोग्रेसिंग। ये वो तमाम डायरेक्शन है जिन पे हम फोकस करके, जिन पे हम ऑब्जर्वेशन करके
अपनी प्लानिंग को आइडियल लेवल पर इम्प्लीमेंट करवाने में कामयाब हो सकते हैं, और यही हमारे कंट्रोलिंग फंक्शन का मेन एरिया होता है। टूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशंस, इसके अंदर टूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन Gantt charts are used to record progress, comparing the actual against the planned activities and keep track of the flow of the material. हम Gantt चार्ट के जरिए जो है कंपेयर करते हैं कि हमारी प्लान एक्टिविटीज क्या थी और हमारी एक्चुअल एक्टिविटीज क्या है, और प्लान और एक्चुअल एक्टिविटीज के दरमियान सिमिलरिटी और डिफरेंसेस की बुनियाद पर हम रियलाइज कर सकते हैं कि हमारी कंट्रोलिंग प्रोसेस किस हद तक इफेक्टिव है। अगर प्लान और एक्चुअल एक्टिविटीज के दरमियान डिफरेंस बहुत कम होगा तो कंट्रोलिंग एक्टिविटीज मौसर हैं, फेवरेबल है, कामयाब हैं। और अगर प्लान और एक्चुअल एक्टिविटीज के दरमियान डिफरेंस ज़्यादा होगा तो इसका मतलब हमारी कंट्रोलिंग एक्टिविटीज वीक और फ्लॉप है। लाइन बैलेंसिंग and line of balance are two more tools to ensure that matching centers are loaded uniformly. लाइन बैलेंसिंग या लाइन बैलेंसेस के ज़रिए भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी जो भी प्रोग्रेस है या जो भी एक्टिविटीज़ है वो किस हद तक यूनिफॉर्मली यानी अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। Simulation models are used to predict utilization of machines and production level. सिमुलेशन मॉडल एक मॉडल है जो कि हम यूज़ करते हैं फोरकास्टिंग के लिए कि हम किस तरीके से फ्यूचर में होने वाले ऑपरेशन या प्रोडक्शन के प्रोसेस के दरमियान मशीन्स को और यूज़ करके अपने प्रोडक्शन लेवल को अचीव करेंगे। Microsoft Operation Manager 2005 is a useful tool in this regard. यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेशन मैनेजर 2005 हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद होता है जो कि बहुत ही आइडियल होता है इस सिचुएशन में कंट्रोलिंग के लिए। इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस, इंडस्ट्री की हम देख सकते हैं कि वो कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। ईच इंडस्ट्री वुड हैव डेवलप ओवर ईयर और डिकेड्स, मटेरियल वुड हैव चेंज, process would have changed. All products and services are meant to serve need of all customers. All undergo continuous changes both in shapes and features. हम अपनी इंडस्ट्रीज को फोकस करते हुए इंडस्ट्रीज के एक्सपीरियंस से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर कब कब मटेरियल के अंदर चेंजिंग्स की गई, कब कब प्रोसेस के अंदर चेंजिंग की गई, कब कब प्रोडक्ट एंड सर्विस के अंदर जो है हमने आउटपुट के अंदर चेंजिंग की। ये तमाम चेंजिंग को फोकस और अंडरस्टैंड करके हम अपनी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं प्रोडक्शन या ऑपरेशन प्रोसेस के अंदर। इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस ओपन अप the field for benchmarking by companies which need to improve their performance. हम इंडस्ट्री की प्रैक्टिस को अपना बेंचमार्क बना के अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हम अपने डिज़ायर और प्लान ऑब्जेक्टिव एंड गोल को अचीव कर सकें। प्रोग्रामेटिंग बेंचमार्किंग मार्किंग, it is a method of measuring a company's process, method, procedure, and in a way all function in great details. Benchmarking is used to understand how these go into the system and what circumstances brought them about. हम प्रोमेट्रिक बेंच मार्किंग के ज़रिए जो है अपनी डायरेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं और हम मेजर कर सकते हैं कंपनीज के प्रोसेस को, कंपनीज के मेथड को, कंपनी के प्रोसीजर्स को और कंपनी के उन तमाम डिटेल फंक्शन को। बेंचमार्किंग जो है एक हमारे लिए इजी टू अंडरस्टैंड डायरेक्शन फराहम करती है कि कंपनी किस डायरेक्शन में अपनी
मैक्सिमम लेवल पर प्रोडक्टिविटी अचीव करना चाहती है। The metrics that could be used are number of the pieces per hour, cost per unit, number of the breakdown per week, customer eliminations per week, return on investment, number of return from customer in a month and inventory turnover. हम मुख्तलिफ मैट्रिसेस के ज़रिए अपनी नंबरिंग के अंदर कैलकुलेशन करके अपनी इफेक्टिवनेस में इजाफा कर सकते हैं, और ये डायरेक्शन हमारी होती है नंबर ऑफ पीसेस पर आवर कि जो हमारी एग्रीगेट प्रोडक्शन है उसमें हमें टाइम का कंजम्पशन, यानी हमें एक महीने में कितने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, हमें एक हफ्ते में कितने यूनिट प्रोड्यूस करने, हमें एक दिन में कितने यूनिट प्रोड्यूस करने चाहिए, और हमें एक घंटे के अंदर वो कितने आउटपुट हासिल होना चाहिए। हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कॉस्ट पर यूनिट कि हमारी एग्रीगेट कॉस्ट जो है अगर हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आउटपुट से तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट क्या है। ये पर यूनिट कॉस्ट डिटरमाइन करेगी कि हमारी कॉस्ट मिनिमम है, एवरेज है या मैक्सिमम है। नंबर ऑफ ब्रेकडाउन पर वीक कि नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कितने हो सकते हैं या हो रहे हैं पर वीक के अंदर। कस्टमर एलिनेशन पर वीक, कस्टमर की जो एलिनेशन है उनका रेशो वीकली बेसिस मंथली बेसिस पर क्या है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी क्या डिज़ायर है और क्या पॉसिबिलिटीज़ है। नंबर ऑफ रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से रिटर्न होने वाली प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारे क्या रेशोज हैं। तो ये वो तमाम है जो कि हम मैट्रिसेस के ज़रिए डिटर्मिनेशंस कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग, अगर हम टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग की बात करें तो प्रोसेस बेंचमार्किंग, बिजनेस प्रोसेसेस। हम प्रोसेस बेंचमार्किंग के ज़रिए अपने बिजनेस प्रोसेस को अंडरस्टैंडिंग में इजाफा कर सकते हैं। फाइनेंशियल बेंचमार्किंग, हम अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को आइडियली यूज़ करने के लिए फाइनेंशियल बेंचमार्किंग डेवलप कर सकते हैं। परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग, हम ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मैक्सिमम लेवल पर पहुंचाने के लिए परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग डेवलप कर सकते हैं। प्रोडक्ट बेंचमार्किंग, हम अपनी प्रोडक्ट की बेंचमार्किंग क्रिएट कर सकते हैं प्रोडक्ट को मैक्सिमम लेवल पर इफेक्टिव बनाने के लिए। स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग, हम अपनी ओवरऑल स्ट्रेटेजिक प्रोसेस को आइडियलाइज करने के लिए स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग क्रिएट कर सकते हैं। और फंक्शनल बेंचमार्किंग, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के तमाम फंक्शन को स्पेसिफिकली सेपरेटली बेंचमार्किंग के जरिए आइडियलाइज बना सकते हैं। बेंचमार्किंग ऑपरेशन, बेंचमार्किंग ऑपरेशन की अगर बात करें तो प्लानिंग, एनालिसिस, इंटीग्रेशन, एक्शंस, ये हमारी बेंचमार्किंग ऑपरेशंस हो सकते हैं चार डायरेक्शन में, चाहे प्लानिंग हो, एनालिसिस हो, इंटीग्रेशन हो या एक्शंस। It is necessary to set achievable target keeping in view the availability of resources, technology, spread awarenesses about the importance of what is attempts and how success improve the image of the company। जो हमारे लिए बहुत ही बुनियादी ज़रूरत है अचीव करना अपने टारगेट से रिलेटेड, अपनी गोल से रिलेटेड, अपनी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, वो ये कि हमें फोकस करना चाहिए अपने रिसोर्सेज के ऊपर कि हमारी अवेलेबल रिसोर्सेज कैसी है, सफिशेंट है, अनसफिशेंट है। टेक्नोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी जो है अपडेट है और कम्पिटिटिव चैलेंजेस के मुताबिक है। हमारी जो स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट अटेम्प्ट टू हाउ सक्सेस इम्प्रूव, और वो तमाम डायरेक्शन में हमारी अवेयरनेसेस जो कि हमारी सक्सेस में हम रोल प्ले कर सकती हैं, इनकी बुनियाद पर हम अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमम लेवल पर इन्हेंस कर सकते हैं। हम बीसीजी मैट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस और कंट्रोल करने के लिए। अगर हम बीसीजी मैट्रिक्स, ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स की बात करें, growth share matrix is a portfolio planning model developed by the Berkshire and Sons of the Boston Consulting Group in the early 1970s.
It is based on the observation that a company's business unit can be classified into four categories based on combination of market growth and market share relative to the largest competitors. Hence, the name growth share market growth serve as a proxy for industry attractiveness, and relative market share serve as a proxy for competitive advantage. The growth share matrix thus maps the business unit positions within these two important determinants of profitability. हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं ग्रोथ शेयर मैट्रिसेस को, जो कि वो 1970 में डेवलप किया गया था। और इसको डेवलप करने का जो मेन मकसद था वो ये था कि हम इस चीज़ को क्लैरिफाई कर सकें कि हम किस तरीके से अपनी इंडस्ट्री, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ हासिल कर सकते हैं, किस तरीके से हम अट्रैक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम रिलेटिव मार्केट शेयर में सर्व कर सकते हैं ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने में कामयाब हो सकें। रिलेटिव मार्केट शेयर के अंदर हमारे पास जो मौजूद होते हैं मैट्रिसेस, इसके अंदर हाई, लो, स्टार, क्वेश्चन मार्क, काउ, डॉग मार्केट शेयर रेट के लिए हम यूज करते हैं। इसको अगर हम फोकस करें, द फ्रेमवर्क ऑफ assume that an increase in the relative market share will result in an increase in the generation of cash। अगर हम अज्यूम करें कि हम इंक्रीज करते हैं रिलेटिव मार्केट शेयर के अंदर, जो ऑलरेडी हमारी मार्केट जिसमें हम इन है, तो ये सबब बनेगी हमारे इंक्रीज ऑफ कैश के लिए। द फोर डॉग categories are dogs have low market share and low growth rate and thus neither generate nor consume a large amount of cash. However, dogs are cash traps because of the money tied up in a business that has little potential. Such businesses are candidates for divestiture। ये जो हमारी स्ट्रेटजी होती है यहाँ पे डॉग ऑप्शन के अंदर हम डाइवर्सिटी स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं, जिस स्ट्रेटजी के तहत हमारे जो मार्केट शेयर होता है वो लो होता है, जिसके ज़रिए जो है हम अपना जो जनरेट कर रहे होते हैं कैश वो भी हमारा लो होता है। और इसके ज़रिए जो है हम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मनी टाइड अप होती है और बिजनेस जो है हमारा लिटिल पोटेंशियल होता है। ये हम डाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी अडॉप्टर कहलाते हैं। क्वेश्चन मार्क are growing rapidly and thus consume large amount of cash, but because they have low market share they don't generate much cash। इसके तहत हम जो है अपने इनपुट के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ कैश को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो कैश जनरेट करने की कैपेसिटी होती है वो इतनी ज़्यादा बढ़ती नहीं है। द रिजल्ट इज अ लार्ज net cash consumption, a question mark, also known as a problem child, has the potential to gain market share and become a star and eventually a cash cow when the market grows slow. If the question mark does not succeed in becoming the market leader, then after perhaps year of cash consumption, it will generate into a dog when the market growth decline। Question mark must be analyzed carefully in order to determine whether they are worth the investment। तो ये जो हमारा क्वेश्चन मार्क होता है जिसके अंदर इनफ्लो ऑफ कैश ज़्यादा और जिससे हम कैपेसिटी ऑफ जनरेट कैश को मैक्सिमम लेवल पर नहीं ले जा पाते, इसमें जो हमारे मार्केट शेयर होता है
हम ज़्यादा जिसमें इजाफा नहीं कर पाते, लेकिन इसकी बुनियाद पर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को स्टार लेवल पर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। Stars generate a large amount of cash because of their strong relative market share, but also consume large amount of cash because of their high growth rate. Therefore, the cash in each direction approximately needs out. If Star can maintain its large market share, it will become a cash cow when the market growth rate declines. The portfolio of the diversified company always should have a star that will become the next cash cow and ensure future cash generation. बीसीजी मैट्रिक्स में स्टार वो लेवल होता है जिसके अंदर हम जो है अपनी लार्ज अमाउंट ऑफ कैश को कंज्यूम करके लार्ज अमाउंट ऑफ कैश को जनरेट करने की कैपेसिटी में होते हैं। और हमारी जो कंडीशन होती है इसमें हमारा जो ग्रोथ रेट होता है वो कंपैरेटिवली अदर ऑप्शन हाई होता है। और ये वो कंडीशन होती है कि अगर ओवरऑल इंडस्ट्री में डिक्लाइन भी आ जाए तो हम अपनी इस ऑप्शन के बिहाफ पर उस कंडीशन में होते हैं कि हम अपनी कैपेसिटी में मैक्सिमम लेवल पर रेवेन्यू या कैश जनरेट करने की पोजीशन में रहते हैं। कैश काउ, a leader in a mature market, cash cow exhibit a return on assets that is greater than the market growth rate and thus generate the more cash than they consume. Such business units should be milked, extracting the profit and investing a little cash as possible. Cash cow provide the cash required to turn question marks into the market leader, to cover the administrative cost of the company, to fund research and development, to service the corporate debt and the pay in dividend to shareholder. Because the cash cow generate a relatively stable cash flow, its value can be determined with the reasonable accuracy by calculating the present value of its cash stream using a discounted cash flow analysis. हेलो। जी जी शकील भाई, मैं आपका शॉप पर। अच्छा अच्छा, मैं आज शाम तक आपको भिजवा दूँ। ओके। कैश का वो हमारे पास बीसीजी मैट्रिक्स का स्टेप होता है जिसके अंदर हम अपने कैश फ्लो में मैक्सिमम लेवल पर इजाफा करते हैं और इसकी बुनियाद पर हम इस पोजीशन में होते हैं कि हम अपने शेयर होल्डर को उनकी अकॉर्डिंग टू डिज़ायर डिविडेंड फराहम करने की पोजीशन में हों। क्योंकि कैश का ऑप्शन के ज़रिए जो है हम मैक्सिमम लेवल पर जनरेट करते हैं मार्केट शेयर और रेवेन्यू, जो सबब बनती है इनफ्लो ऑफ कैश का। Under the growth share matrices model, as an industry matures and its growth rate decline, a business unit will become either a cash cow or a dog, determined slowly by whether it had become the market leader during the period of high growth. यहाँ पे आके आज का हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हुआ। अगर हम रिव्यू करें कि आज की क्लास में हमने जो फोकस किया है वो क्या क्या फोकस किया है।
आज का जो हमारा चैप्टर था वो था ऑपरेशन मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने देखा ऑपरेशन मैनेजमेंट का ओवरव्यू कि मीनिंग ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट और डेफिनेशंस क्या क्या हैं। फिर हमने फोकस किया मैनेजमेंट एक्टिविटीज इनकम्पासेस इन ऑपरेशन मैनेजमेंट। फिर हमने देखा स्कोप ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन के स्कोप क्या होता है। फिर हमने देखा ऑपरेशन स्ट्रेटजीज, ऑपरेशन की वो क्या स्ट्रेटजीज है जिनकी बुनियाद पर हम डिजायर ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी, हम ऑपरेशन से रिलेटेड अपनी स्ट्रेटजीज को कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ऑपरेशन स्ट्रेटजी टेक अंडर इट्स अम्ब्रेला द फॉलोइंग क्वालिटी टाइम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फिर हमने देखा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस कि ऑपरेशन से रिलेटेड हम क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा फोकस था पर्पस ऑफ स्ट्रेटेजीज, हमारा डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बनाने का मकसद क्या होता है। फिर उसके बाद हमने देखा द ऑपरेशन स्ट्रेटेजी वुड कंसीडर द फॉलोइंग, हमारी ऑपरेशन स्ट्रेटेजी क्या कंसीडर करती हैं एलिमेंट या पॉइंट्स को। फिर हमने देखा स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग होती है वो किस लेवल पर इफेक्टिव हो सकती है। फिर हमने देखा कोर प्रोसेस क्या होता है और इसके एलिमेंट और इसकी डायरेक्शन किस किस किस्म में हो सकती है। फिर हमने देखा डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी क्या होती है और ये कब हमारे लिए फेवरेबल हो सकती है। टूल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन, वो कौन से टूल्स हैं जिसकी बुनियाद पर हम अपने ऑपरेशन प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जा सकते हैं। इसके अंदर गैन चार्ट था इंडस्ट्री। फिर हमने देखा इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस, हम इंडस्ट्रीज की बेस्ट प्रैक्टिसेस को ऑब्जर्व और फॉलो करके अपनी बेंच मार्किंग डेवलप कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग बेंच मार्किंग, प्रोग्रामेटिक बेंच मार्किंग भी एक हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होता है एफिशिएंसी को इनहेंस करने के लिए। फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ बेंच मार्किंग, वो कौन कौन सी बेंच मार्किंग है जिनको अडॉप्ट करके हम मैक्सिमम लेवल पर डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। फिर हमने देखा था बेंच मार्किंग ऑपरेशन, हमारे बेंच मार्किंग ऑपरेशन के अंदर प्लानिंग, एनालिसिस, इंटीग्रेशन एंड एक्शन। फिर हमने इसके अंदर देखा था कि बीसीजी मैट्रिसेस, ग्रोथ शेयर मैट्रिसेस पोर्टफोलियो को जो 1970 में डेवलप किया गया था, जिसके 4 पॉइंट थे स्टार, क्वेश्चन मार्क, काउ एंड डॉग। इसके अंदर हमने देखा डॉग्स के ऑप्शन के तहत हम क्या क्या अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। फिर हमने देखा क्वेश्चन मार्क के अंदर हम क्या क्या कंसिडरेशन कर सकते हैं। फिर हमने देखा स्टार ऑप्शन के जरिए हम किस तरह अपने कैश फ्लो में इजाफा कर सकते हैं। फिर हमने देखा कैश काउ के जरिए हम किस तरीके से अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। और फिर हमने देखा कि ये मैट्रिक्स की बुनियाद पे हम लोगों को क्या गाइडलाइन फराहम होती है जिसकी बुनियाद पर हम अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे, नेक्स्ट क्लास को हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।